25 मई 2022 को अमेरिका में टेक्सास के एक स्कूल में एक सिर्फ 18 साल का लड़का अपने पास मौजूद एक गन से अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिसमें 18 बच्चे और 2 एडल्ट्स मारे जाते हैं। पाकिस्तान और ऐसे देशों को छोड़कर पूरी दुनिया के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी। मगर अमेरिका में ऐसी मास शूटिंग्स का होना कोई नई बात नहीं है। मास शूटिंग्स वो इंसिडेंट होते हैं जिनमें 4 से ज़्यादा लोग या तो मारे जाते हैं या फिर इंजर्ड होते हैं। 2018 में अमेरिका में 336 मामले मास शूटिंग्स के सामने आए। 2019 में ये बढ़कर 410 हो गए। 2020 में ये फिगर थी 610 और 2021 में अमेरिका से जगह जगह से 693 मास शूटिंग्स के इंसिडेंट्स सामने आए। आज अमेरिका में गन्स इजीली अवेलेबल हैं। प्राइवेट ओनरशिप की बात करें तो अमेरिका नंबर 1 है। 327 मिलियन सिटीजन्स के लिए 393 मिलियन गन्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब है हर 100 रेजिडेंट्स के लिए 120.5 वेपन्स अवेलेबल हैं। ये किसी भी देश के लिए हाईएस्ट पर कैपिटा फिगर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है यमन, जो एक वॉर टोर्न कंट्री है और जहाँ पर हर समय कोई ना कोई सिविल वॉर चलती रहती है। वहाँ पर भी 100 रेजिडेंट्स के लिए 52.8 वेपन्स अवेलेबल हैं। आज अमेरिका में दुनिया की 4% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेटली ओन्ड वेपन्स की तो दुनिया के 46% प्राइवेटली ओन्ड वेपन्स अमेरिका में पाए जाते हैं। हालत इतनी खराब है कि आज वहाँ पर माइनर्स के लिए भी गन्स इजीली एक्सेसिबल हैं। 2018 की एक प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी में पाया गया है कि 57% अमेरिकन टीन्स को यह डर लगा रहता है कि कहीं आने वाले समय में उनके स्कूल में शूटिंग ना हो जाए। 2022 में अमेरिका में अब तक 213 मामले मास शूटिंग्स के हो चुके हैं। इसका मतलब है हर हफ्ते 10 इंसिडेंट्स। यह अमेरिका जैसे देश के लिए, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल और सुपर पावर देश कहता है, उसके लिए शर्म से डूबकर मर जाने वाली बात है। क्योंकि जब ऐसे मामले दूसरे देशों में होते हैं तब अमेरिका ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाता है, लेक्चर्स देता है, उन पर सैंक्शंस भी लगाता है। वॉशिंगटन तो इसे जेनोसाइड भी डिक्लेयर कर देता है। लेकिन जब इनके खुद के घरों के अंदर लोग बंदूकें उठाकर दूसरे लोगों को मारते हैं तब अमेरिका चुप क्यों रहता है? अमेरिका के लोग आखिर अपने पास इतनी सारी गन्स क्यों रखते हैं? ये समझने के लिए हमें अमेरिका का इतिहास देखना पड़ेगा। दरअसल अमेरिका एक ऐसा देश है जो इमिग्रेंट से बना है। वो लोग जो दुनिया के अलग अलग देशों से आकर अमेरिका में रहने लगे। अब अमेरिका का एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ पर पॉपुलेशन एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहती है। हमारे यहाँ तो अगर एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो तो बीच में 50 गांव आते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ पर 2 शहरों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है और बीच में जो भी विलेजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं और डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए बीच में बहुत ज़्यादा सुनसान एरिया आता है। अब अमेरिका को अगर आप ध्यान से अंदर से देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइडेड है। यहाँ के लोगों के बीच में ट्रस्ट फैक्टर नहीं है और ये बात समझ भी आती है। आखिर आप इमिग्रेंट्स पर कितना विश्वास कर लोगे? आज अगर हमारे पड़ोस में कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या फिर नेपाली आकर रहने लग जाए, वो चाहे कितनी अच्छी तरह क्यों ना रह रहा हो, लेकिन हम उतनी आसानी से उन पर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। हम उन्हें हमेशा ही शक की नज़रों से देखेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तक अमेरिका के विलेजेस में कोई भी पुलिस सिस्टम नहीं था। लोगों को अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद पर ही डिपेंड रहना पड़ता था और इसी वजह से लोगों के बीच में खुद के पास गन रखने की परंपरा शुरू हो गई। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करके अमेरिका में सिटीजन्स की गन ओनरशिप को लीगलाइज कर दिया गया। इसे कहा गया था सेकेंड अमेंडमेंट। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के लोगों को अलाउ करता है कि वो अपने पास गन्स रख सकते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट उनसे ये गन्स नहीं ले सकती। अमेरिका में 11% लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि ये गन ओनरशिप के लॉज स्ट्रिक्ट हैं, इन्हें और ज़्यादा लिबरल होना चाहिए। उनके हिसाब से सड़कों पर, ठेलों पर ये गन्स बेचनी चाहिए। 52% लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि ये लॉज और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए। लेकिन ऐसे लोग आपको ना के बराबर मिलेंगे जिन्हें लगता होगा कि लोगों के पास गन्स होनी ही नहीं चाहिए। आखिर लोगों को इन गन्स की क्या ज़रूरत है? अमेरिका में गन शोज होते हैं जहाँ पर अनलाइसेंस डीलर्स अपना भेस बदल कर आते हैं और बिना बैकग्राउंड चेक्स के अपने हथियार बेचते हैं।
इसी तरह से क्रिमिनल्स और माइनर्स तक ये हथियार पहुंचते हैं। अमेरिका के गन ओनरशिप लॉज में कई तरह के फ्लॉज हैं। ये ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं करते कि किसी इंडिविजुअल के पास कितने वेपन्स हो सकते हैं। गन्स की ऑनलाइन सेल के लिए भी कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपको एक राइफल या शॉटगन आराम से मिल सकती है। अगर आप 21 साल से ऊपर हैं तो आपको एक हैंडगन आराम से मिल सकती है। आपको कोई लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना एक बैकग्राउंड चेक कराना पड़ेगा जिसमें 10 मिनट से भी कम का समय लगेगा। 40% गन परचेज के केसेस में इस बैकग्राउंड की भी ज़रूरत नहीं होती, और अगर होती भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मान लीजिए कि अगर आज मेरा कोई बैकग्राउंड चेक हुआ है तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में ना ही कभी कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, ना ही कोई चालान हुआ है, तो इस बेसिस पे आज मुझे गन मिल जाती है। लेकिन अगर आगे जाकर मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होती है या भसड़ मचती है और इसका जिम्मेदार मैं दुनिया को मानता हूँ, एक दिन मैं सोचता हूँ कि बस अब समय आ गया है, मैं दुनिया का दिमाग ठिकाने लगाता हूँ, मैं दुनिया की ऐसी की तैसी करता हूँ, मैं अपनी गन निकालता हूँ, उसे लोड करता हूँ, बाहर जाता हूँ और लोगों को मारता हूँ। आप मुझे कैसे रोक लोगे? 95% ऐसे केसेस में लोगों का फ्रस्ट्रेशन निकल कर बाहर आता है। इसमें क्या श्योरिटी होती है कि जो इंसान गन खरीद रहा है वो आगे जाकर मास शूटिंग नहीं करेगा? इतने हाई लेवल के मास शूटिंग्स के बावजूद भी सरकार दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफिकेशन करके लोगों की गन ओनरशिप पर पाबंदी क्यों नहीं लगाती? इसका कारण है एनआरए, नेशनल राइफल्स एसोसिएशन। ये ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकेंड अमेंडमेंट को प्रोटेक्ट करती है। जितने भी बड़े बड़े मेजर पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो रिपब्लिकन हो या फिर डेमोक्रेट, उनको फंडिंग देती है, कई मूवी शो स्पॉन्सर करती है, कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। इसके अलावा ये इंश्योर करती है कि लोगों की गन ओनरशिप पर किसी भी तरह की लिमिटेशन ना लगे, क्योंकि अमेरिका में आज आर्म्स इंडस्ट्री 63.49 बिलियन डॉलर की है, और अगर आर्म्स के सेल पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगता है तो इससे बड़ी बड़ी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे स्टूम, रोगर एंड कंपनी और स्मिथ वेसन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और इनका सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। आखिर में हम बात करते हैं कि अमेरिका में इन मास शूटिंग्स को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम स्कूल से शुरू करते हैं। आमतौर पर सभी स्कूल्स के पास ऐसी वायलेंट सिचुएशन से निपटने के लिए सेफ्टी प्लान्स और इमरजेंसी ड्रिल्स होते हैं, मगर मेटल डिटेक्टर्स, सीसीटीवीज और काउंसलर्स की शॉर्टेज की वजह से कई तरह की दिक्कतें आती हैं। मेटल डिटेक्टर्स के लिए हाई एक्सपेंडिचर और ट्रेन्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा सभी स्कूल्स में एक एसआरओ या फिर स्कूल रिसोर्स ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स इसके अगेंस्ट होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एसआरओ कुछ कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के अगेंस्ट रेशियली बायस हो सकता है। इसके अलावा आज अमेरिका को ज़रूरत है स्ट्रिक्ट लॉज की और उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की। अब अमेरिका अपने यहाँ पर मास शूटिंग्स को कितना कम कर पाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।